नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डिस्कशन के इस कार्यक्रम में। आज तारीख है 15 जनवरी, यानी कल तारीख थी 14th जैन, इसको हम मनाते हैं मकर संक्रांति के रूप में। मकर संक्रांति क्या होती है, इसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं क्योंकि त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हम अच्छे से जानते हैं कि इस दिन तिल के लड्डू खाए जाते हैं, पतंगे उड़ाई जाती हैं, दान पुण्य किया जाता है। दोस्तों, इसको थोड़ा और अगर हम गहराई से समझें तो होता क्या है, इस दिन उसको उत्तरायण भी बोलते हैं। हमारा जो पृथ्वी है, उसका एक 2 तरह की मूवमेंट्स होती है, इसमें 2 तरह की गतियाँ होती हैं। एक होती है उसके एक्सिस के चारों तरफ और एक होती है जो सूरज है उसके चारों तरफ, इस तरह से मूवमेंट होता है। तो ये जो गति है, ये पूरा सर्कल है वो 365 डेज़ में पूरा होता है। मतलब अगर यहाँ से चक्र शुरू हुआ है तो यहाँ पर आते-आते मतलब कुछ समय में ये यहाँ पे आएगा, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में और 12 मंथ्स में ये चक्कर पूरा हो जाएगा। तो जब धरती इस तरह से सूरज के चक्कर लगाती है, तो इसका एक अलग-अलग एंगल से ये सूरज को फेस कर रही होती है। तो ये वाली जो जगह है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो सूरज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ये 21 जून के आसपास का समय होता है। ये इसके बाद सितंबर का समय होता है, ये होता है दिसंबर और ये होता है मार्च का टाइम। दोस्तों, अलग-अलग समय पे ये जो अपनी पृथ्वी के जो अलग-अलग पार्ट हैं वो सूरज को फेस कर रहे होते हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि इस तरह से सीज़न्स बनती हैं, ऋतुएँ बदलती रहती हैं वर्ष के दौरान। तो मकर संक्रांति वो समय है जब यहाँ पर हम सेपरेटली देख लेते हैं कि ये जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब का जो ये इक्वेटर है, यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा, एक कैंसर और एक कैप्रिकॉर्न। इस तरह की ये रेखा है, ये इक्वेटर है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश से ये इस तरह से अलग-अलग अक्षांश से 23.5 अक्षांश पे ये होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, सूरज जब यहाँ पर है तो बिल्कुल सीधा-सीधा अगर इधर आ रहा है तो गर्मी है और यहाँ पे है मतलब सूर्य हम ये जो इंडिया वगैरह इंडिया यहाँ पे आता है इस तरह से, तो यहाँ पर हमको इस समय गर्मी लगती है और जब ये सूर्य यहाँ पे होगा तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ इसकी शेडो वाले एरिया में रहेंगे। ये समय यहाँ पर आता है दिसंबर के आसपास। यहाँ पर ये जो अ, दक्षिणी भाग है ग्लोब का, वो फेस कर रहा होता है और नॉर्दर्न पार्ट है वो इस तरफ आ जाता है, इसलिए यहाँ सर्दी होती है और यहाँ पे समर होता है, यहाँ पे विंटर होता है। फिर ये घूम के वापस होता जाएगा, तो अब यहाँ पर यही होता है। उत्तरायण मतलब जो दक्षिण की तरफ सूरज आ चुका है, वो वापस चलकर उत्तर की तरफ आने लगता है, इसलिए इसको उत्तरायण कहते हैं। तो ये इसको अलग-अलग टर्म्स हैं, ज्योग्राफी में आप देखोगे तो इसको समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स, यहाँ पे इक्विनॉक्स होता है, तो ये सारी घटनाएँ होती हैं। इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसमें होता क्या है। इसके अलावा माइथोलॉजिकली अगर हम देखें तो उत्तरायण का ये महत्व है कि उत्तरायण के दिन अगर कोई दान पुण्य करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। इवन हिंदू माइथोलॉजी इस बात में बिलीव करती है कि अगर उत्तरायण के दिन अगर कोई मरता है, उसकी मृत्यु होती है तो वो जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। और दोस्तों, मोक्ष जो अ, हिंदुइज़्म है उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। हम असल में क्या है, जन्म मृत्यु की एक साइकिल में है कि हमने यहाँ जन्म लिया, मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद हम फिर से वापस जन्म लेते हैं। इस तरह से हम जन्म मृत्यु ये चलता रहता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे कर्म अच्छे न हो जाएँ। कर्म अच्छे होंगे तो इस चक्र से मुक्त होकर सीधे जो एक परमात्मा है उसमें मिल जाता है। आत्मा का परमात्मा से तब मिलन होता है जब हमें मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष ये कंडीशन है, अदरवाइज़ ये जीवन चलता रहता है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जन्म लेगा, वहाँ मृत्यु होगी। तो इस तरह की ये चीज़ें, उत्तरायण का विशेष महत्व इसलिए कि उत्तरायण के दिन अ, ये जो सूर्य अपनी दिशा बदलता है और दिशा बदलेगा तो डेफ़िनेटली सूरज वापस कर्क रेखा की तरफ आने लगेगा, तो हल्की-हल्की गर्मी आने लगेगी, सर्दी कम होगी। इसके अलावा इसको हम एग्रीकल्चर से भी जोड़ के देखते हैं कि ये वो समय होता है जब फसलें पकने का टाइम होता है, फसलें पकती हैं, तो जिसके पास फसलें होती हैं, अच्छी पैदावार होती है, वो उन फसलों का दान पुण्य करता है। इसके अलावा खुशी मनाई जाती है, हवाओं की दिशा बदलती है, पतंगे उड़ाकर हम इसको एन्जॉय करते हैं। तो ये तो है उत्तरायण। क्या है मकर संक्रांति, इसको देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग नाम से बिहू, पोंगल, लोहड़ी ऐसे अलग-अलग नामों से जानते हैं, मनाते हैं। तो दोस्तों, ये है अबाउट उत्तरायण, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ भी बहुत सारे हैं। हम देख सकते हैं कि उत्तरायण के दिन क्या होता है कि पतंगे उड़ाई जाती हैं, लेकिन
पहले इसको जस्ट एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता था। अब हम देख रहे हैं कि ये एक कॉम्पिटिशन बन चुका है कि कौन कितना पक्के मांझे से इसको उड़ा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत सी घटनाएँ हो जाती हैं। हमने अभी तक सुना था कि पक्षी इसकी चपेट में आते हैं, बहुत सारे पक्षी हैं वो मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये न्यूज़, क्योंकि कल मकर संक्रांति थी, पतंग उड़ाई लोगों ने, उसके बाद की ये जो परिणाम है वो हमारे सामने है कि ये चाइनीज़ मांझा, जो मतलब बहुत ही पक्का धागा होता है, बहुत ही शार्प होता है, ऐसा माना जाता है। उसकी चपेट में आने से गुजरात में एक 4 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। और हमारी सेनाएँ जो लगातार सरहद पे अलग-अलग हमारे पड़ोसी देशों से टक्कर लेती रहती है, उनके खिलाफ लड़ती हैं। तो वहाँ पर तो एक सैनिक की मृत्यु हो जाए तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, और हमारा देश इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो जागरूक है कि हमारे देश के सिपाही हैं वो महफूज़ रहें। सिपाही भी लगातार देश की रक्षा के लिए वहाँ पे डटे हुए हैं। लेकिन देखो किस तरह से चाइना अपने मांझे के थ्रू, मतलब हम लोगों के द्वारा ही ये गलती हो रही है कि हम पतंग उड़ाते हैं। वो मांझा इस तरह से सड़क पर आए दिन किसी न किसी के लिए एक दुर्घटना का सबब बन जाता है। तो चाइनीज़ मांझे की चपेट में आने से अ, जो जवान थे, एक ये तेलंगाना की घटना है, वहाँ वो बाइक से जा रहे थे, तो वो धागे की चपेट में आने से उनका भी गला कट गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम पक्षियों को तो नुकसान होता है। पक्षियों को ऑल ऑफ सडन देखने मिलता है कि उनके ट्रैक में बहुत से ऐसे धागे आ जाते हैं और वो दिखते भी नहीं, इतने महीन धागे होते हैं। उसकी वजह से उनके पंख कट जाते हैं। लेकिन हम इस बात को तो सेंसिटिवली नहीं लेते हैं। हमारे लिए हमारी जो प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति, वो सर्वश्रेष्ठ है, और हमको नुकसान होता है तभी हमको कोई बात समझ में आती है। तो अगर ऐसा है तभी अब हमको समझ में आना चाहिए कि इस तरह का माज़ा नहीं होना चाहिए, और अ, इसको एक सेलिब्रेशन के रूप में लेना चाहिए। कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं है कि आप अपने पड़ोसी की पतंग काटेंगे तो आपको इसके लिए कोई अवार्ड मिल रहा है या सम्मानित हो रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी पहली खबर। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर है इज़राइल हमास युद्ध के 100 दिन, मध्य पूर्व तक फैली जंग की आँच। दोस्तों, पूरा विश्व है वो अलग-अलग खेमों में बँटता जा रहा है। आस-पास के पड़ोसियों के बीच लड़ाई, हम अगर बात करते हैं, यहाँ पे बात की गई है कि कैसे इज़राइल है, इज़राइल और इसका फ़िलिस्तीन का मैटर है। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा कि रशिया और यूक्रेन का मैटर है। अलग-अलग कंट्रीज़ का ये सब चल ही रहा है। चाइना है वो, ताइवान, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंडिया, यूएसए। अब यूएसए सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, यूएसए का सपोर्ट इधर इसको है। यूएसए यहाँ पर फिर से इसको सपोर्ट कर रहा है नाटो कंट्रीज़ के थ्रू। यहाँ पर यूएसए का सपोर्ट इधर है, इज़राइल को है। तो इस तरह से देश की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इसमें बहुत सारे देश इसमें प्रभावित हो रहे हैं, और पूरा विश्व दो धड़ों में इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है। हमने देखा कि 100 दिन पहले, सबसे पहले हमास जो एक एक्सट्रीम ग्रुप है, इस्लामिक एक्सट्रीम ग्रुप है, हमने बात की थी पिछले किसी डिस्कशन में भी कि हमास की तरह यहाँ पे हाउथी और हिजबुल्लाह, ये 3H, ये क्या है कि ये टेररिस्ट ग्रुप हैं। इनके मतलब एस्पिरेशन ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में इस्लाम का परचम लहराए। इनके इस तरह की सोच की वजह से क्या हो रहा है कि ये ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और कंट्रीज़ को। इन्होंने, हमास ने, अब इनका पर्सनल मैटर हो सकता है, यहूदी इससे आने बसने से पहले इज़राइल जो ज़मीन थी वो विवादित ज़मीन है, वहाँ पे अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम भी अपना क्लेम करते आए हैं। पर इज़राइल का पॉइंट भी यही है कि काफ़ी पहले वहाँ पे यहूदी रहते थे, और वही एकमात्र जगह है जहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। तो इज़राइल के आस-पास की, इज़राइल की जो टेरेन है उसके आस-पास क्या है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और वो लगातार उसको निशाना बनाते रहते हैं। लेकिन इज़राइल बहुत ही डेवलप्ड देश है, सैन्य रूप से बहुत विकसित देश है, जिसने अपनी बहुत अच्छी आर्म फोर्स है, इसके पास बहुत सारे इस तरह के इक्विपमेंट्स है। तो इस वजह से ये बचा हुआ है। और इज़राइल पर जब हमास ने अटैक किया तो उसने रिटेलिएट करने के लिए वापस हमास पे अटैक करना शुरू कर दिया। अब तो जो नेतन्याहू हैं इज़राइल के, जो चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो हमास को, फिलिस्तीन को हमास से फ्री ना करते हैं। मतलब हमास समाप्त होगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। और इसी तरह से यहाँ पे हमास का साथ देने के लिए अब बहुत सारी और पावर भी आ गई है। वो पावर क्या है? यहाँ पे जो हाउथी रिबेलियन थे, अब हाउथी कहाँ पे हैं? यमन के आसपास। हम देखते हैं कि यहाँ पे अडन, गल्फ ऑफ अडन के आसपास ये जो यमन है, यमन में, और यहाँ पर ये जो है वो रेड सी है। रेड सी वाले एरिया में ये यमन वाला बहुत जो भाग है, यहाँ पर ये हाउथी रिबेलियंस हैं। इन्होंने अब क्या किया है कि यहाँ पे जो सिविलियन
या जो जितने भी मालवाहक जहाज है उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है। इस वजह से जो विश्व का कंप्लीट ट्रेड है वो प्रभावित होने लगा है। दोस्तों इस तरह से पहले से ही अमेरिका इस एरिया में जो लाल सागर वाला एरिया मतलब वही जहाँ से कि यहाँ पे आगे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे रेड सी है, ये स्वेज कैनाल वाला पार्ट है और यहाँ आगे हम देखते हैं कि ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे फिर आगे अटलांटिक ओशियन आ जाता है। तो जिस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाली जो जगह है तो वो रेड सी है, वहाँ स्वेज कैनाल है। तो वहाँ पे ट्रेड के लिए जो लगभग हमारे ये ट्रैक है ना उस पे बहुत सारे मतलब 30% जो मालवाहक जहाज है वो इस स्वेज कैनाल से जाते हैं। बहुत ही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेड इस सी रूट से होता है। तो इस पर इसको ये कैप्चर कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसराइल ने हमास पे अटैक किया। अब ये हौदी रिबेलियन है, वो इसराइल से बदला लेने के लिए अब उन्होंने अभी तक लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में लगभग 23 जहाज़ों को रोका था, प्रभावित किया था। दोस्तों इस तरह से अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने भी, क्योंकि जब ये ऐसा करने लगा तो अमेरिका ने सीधा ही अटैक किया हौथी रिबिलियंस पे। अब हौथी जो है, ये हौथी को जो सपोर्ट है वो ईरान का सपोर्ट मिला हुआ है। तो अब कोई भी कंट्रीज इस तरह से, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूक्रेन है, छोटा कंट्रीज है, रशिया की तुलना में कम पावरफुल है, लेकिन उसको अमेरिका का सपोर्ट है, तो इसलिए युद्ध है वो लगातार चल ही रहा है। ऐसे ये युद्ध भी आगे चलते रहने के चांसेस है। और अमेरिका भले कितनी बड़ी पावर हो, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका भी जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसके आगे वो उसकी चल नहीं सकी, तालिबान को वो डिफीट नहीं कर सका। लाइकवाइज यहाँ पर इनके लिए ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है कि हौथी और हमास, ये सारी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं ये भी उनसे इस तरह की टक्कर देते रहेंगे और पूरा विश्व इससे प्रभावित होने के चांसेस हैं। अगर ये नेगोशिएशन होता है तो जो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो ईरान के साथ नेगोशिएशन करें, तब जाके, क्योंकि इनका सपोर्ट इस ये हouthi है वो कुछ नहीं है, बट इनका सपोर्ट है, इस वजह से ये है। तो चाहिए कि इससे नेगोशिएशन होना चाहिए, इससे बातचीत होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें नॉर्मल होती जाएँ। दोस्तों ये थी खबर। अब नेक्स्ट खबर पे हम चलते हैं। ये खबर है गीग वर्कर्स, पार्ट टाइम काम करने वालों को भी मिलेगा पीएफ इंश्योरेंस। दोस्तों हमने देखा है कि जो लोगों के बीच सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा ही क्रेज़ है। तो इस क्रेज़ की वजह क्या है कि उसमें सोशल सिक्योरिटी रहती है, कि मतलब अगर कोई कर्मचारी है, अगर उसको कुछ हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में उसकी फैमिली, उसके डिपेंडेंट्स को पेंशन वगैरह मिल जाती है। तो ये पेंशन वगैरह कैसे मिलती है? तो उसके लिए अलग-अलग इसमें प्रोविज़न होते हैं कि पीएफ होता है, प्रोविडेंशियल फंड, भविष्य निधि, इसको बोलते हैं भविष्य निधि। तो ये भविष्य निधि जब मिलती है या भविष्य में अगर कुछ होता है तो वो सिक्योर रहेगा। तो इस तरह से, इस वजह से इसमें गवर्नमेंट सर्विस का एक क्रेज़ होता है। अब धीरे-धीरे सरकार क्या कर रही है कि जो गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि वो वर्कर जो कि अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करते हैं या जो टेम्परेरी बेस पे काम करते हैं, फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर का ये मतलब है कि उनको जो इनकम में होती है या जो काम होता है वो टास्क ओरिएंटेड होता है कि अगर ये काम किया तो ये पैसा, इतने समय में ये काम हुआ तो ये। इस तरह का नहीं होता कि आपको परमानेंट जॉब है, आप जैसे ऑफिस जा रहे हो, इस तरह से नहीं होता है। जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इसमें जो ये वर्कर हैं, उनका मतलब डिपेंड करता है कि ये काम है, उनको जब तक कंपनी चाहती है तब तक वो काम करते हैं, इसके बाद उनको निकाला जा सकता है। उनका कोई फिक्स नहीं होता है, टास्क ओरिएंटेड है कि आपने इतनी सप्लाई की तो इतना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ें। तो ये गिग वर्कर हैं, इनको भी मतलब ऑर्गेनाइज़ सेक्टर की तरह ही करने जा रही है गवर्नमेंट। इसके लिए इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है गिग एंड प्लेटफ़ॉर्म लेबर एक्ट के तहत। अभी ये जो नया बजट आने वाला है उसमें इस तरह की सामाजिक सुरक्षा अ, की गारंटी देने का ऐसा प्रावधान है। अगर ऐसी किसी कंडीशन में दुर्घटना से इन ये कार्मिकों को कुछ होता है तो उनके लिए भी, उसके डिपेंडेंट्स हैं, उनके परिजनों को इसका लाभ मिले, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो गिग इकोनॉमी क्या होती है, कि इस तरह का अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर के या टेम्परेरी टास्क ओरिएंटेड काम करने वाले लोग जो है उसकी वजह से जो इकोनॉमी चलती है। वर्कर वो गिग वर्कर वही हैं जो इस इकोनॉमी में काम करते हैं, जो फ्रीलांसर हैं, जिनका कोई फिक्स जॉब नहीं है, टेम्परेरी जॉब है, तो वो गिग वर्कर कहलाते हैं। और इसके लिए जो पीएफ है, प्रोविडेंशियल फंड है, प्रोविडेंट फंड है, तो इसके अलग-अलग इसके टाइप हैं कि जैसे एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ईपीएफ होता है, सरकारी कर्मचारियों को जीपीएफ होता है, ऐसे पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इस तरह के अलग-अलग फंड होते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी कर्मचारी की इनकम है उसका लगभग बेसिक का 12% उसमें से काट के, और उतना ही एम्प्लॉयर है वो भी उतना इसमें कंट्रीब्यूट करता है, और वो भविष्य के लिए उसकी पेंशन वगैरह के लिए उसको सेव किया जाता है। तो जब भी इस तरह के कर्मचारी भी रिटायर होंगे, उनको एक पेंशन के रूप में यही पैसा जो उनकी सैलरी से कट रहा था वो मिलेगा। लेकिन इसमें एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन होता है और सेम उसमें
एम्प्लॉय का होता है और एम्प्लॉयर का होता है। तो ये थी खबर। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं एंड दैट इज़ अबाउट अंगदान का संकल्प लेने में राजस्थान टॉप पे। देखो दोस्तों, दान कोई सा भी हो, जो डोनेशन की बात आती है तो हमने नाम सुना है भामाशाह का। भामाशाह ने अपना मतलब जितनी भी अपनी संचित पूंजी थी, वो मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे, जो अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तो प्रताप को युद्ध लड़ने के लिए जो पैसों की जरूरत थी तो उनको दिया था भामाशाह ने। आज इसलिए कोई भी अगर कुछ दान करता है, किसी को कुछ डोनेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसको भामाशाह पुरस्कार या ऐसा नाम दिया जाता है, भामाशाह कहा जाता है उसको, कि जो अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करता है, किसी को डोनेशन देता है। तो राजस्थान का इतिहास रहा है दान करने का। बहुत सारे ऐसे और भी इसमें दानी लोग रहे हैं। तो ऐसा ही एक ये विशेष प्रकार का दान है अंगदान, ऑर्गन डोनेशन जो होता है। क्योंकि ऑर्गन जैसे इवन हम ब्लड की बात करते हैं तो वो भी ब्लड को भी एक ऑर्गन डोनेशन में काउंट किया जाता है। तो आप ये डोनेशन कर रहे हैं क्योंकि इसको हम फैक्ट्री में, कंपनी में कहीं इस तरह से चीज बना नहीं सकते। आपने अगर डोनेट किया तो हो सकता है मरने वाले किसी इंसान को जिसको ऑर्गन की जरूरत है, जैसे लीवर की जरूरत है, लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी के लिए केड़े वर्ष होते हैं, किडनी दी जाती है, हार्ट दिया जाता है। तो इस तरह के ऑर्गन डोनेशन का एक संकल्प लेने का बीच में ऐसा एक प्रोग्राम आया था, ऐसी पहल शुरू हुई थी, जिसमें देश भर की ये जो एक रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो डोनेशन दिया है, ऐसा संकल्प लिया है वो राजस्थान ने लिया है। राजस्थान 5 जो टॉप स्टेट हैं उसमें फर्स्ट रैंक पे देख सकते हैं यहाँ पे 26,518 इतने इन्होंने संकल्प लिए हैं कि इतने लोग हैं वो डोनेशन के लिए। और उसमें भी प्राउडली कहने में मुझे फिर से एक बार खुशी हो रही है। अभी बीच में हमने देखा था कि कैसे डूंगरपुर जो टाउन है वो स्वच्छता में नंबर 1 पे रहा था, 1 लाख से कम आबादी वाले में। ऐसे ही डूंगरपुर ने जो ये ऑर्गन डोनेशन का जो संकल्प लिया है उसमें भी सबसे ज्यादा राजस्थान में टॉप किया है। 1978 लोगों ने इसके लिए संकल्प लिया है कि वो अपनी मृत्यु से पहले अपने ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे और वो ये ऑर्गन किसी न किसी जरूरतमंद के काम में आएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम फिर से अगली खबर पे जाते हैं। ये खबर है अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदुओं के महत्व से संबंधित। दोस्तों, इसका महत्व क्या है इस खबर का? अभी हमने देखा था आदित्य L1। आदित्य L1 ये लैग्रेंज बिंदु है L1। अंतरिक्ष में ऐसे L1 से लगाकर L5 तक लैग्रेंज बिंदु हैं। और ये लैग्रेंज बिंदु होते क्या हैं? हमारी पृथ्वी है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा ये स्पेस है। तो स्पेस का अध्ययन करने में ये थ्रू हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बाधा डाल सकता है। यहाँ से अगर कोई चीजें हम देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इसमें एटमॉस्फेयर हमारा बाधा डाल सकता है। बहुत सारे ऐसे इंटरप्शन हो सकते हैं। इस वजह से क्या किया जाता है कि हम यहाँ से सैटेलाइट को भेजते हैं, और उन सैटेलाइट को भेजने के लिए भी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। ये मान लो कि L1 पॉइंट है, ऐसे इस तरह से लाइन से नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के हिसाब से L3, L4, L5, तो ये वो बिंदु हैं जहाँ पर जो आकाशीय पिंड है उसका गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों संतुलित होते हैं। मतलब जहाँ पर संतुलन है, ये भी नहीं खींच पा रहा है ज्यादा, ना ही ये खींच पा रहा है, ये स्पेस सेलेस्टियल बॉडी इसको नहीं खींच रही, ना पृथ्वी खींच रही। तो यहाँ पर अपेक्षाकृत रूप से ये जो सैटेलाइट है वो संतुलन में रहेंगे, इनका ईंधन कम खर्च होगा। इसके अलावा यहाँ से इनको कोई, जैसे क्या होता है कि सोलर इक्लिप्स वगैरह होते हैं या एटमॉस्फेरिक कोई कंडीशन होती है, उसमें जो दिक्कतें आती हैं ऑब्जर्वेशन में, वो दिक्कतें यहाँ से समाप्त हो जाती हैं। तो ये लैग्रेंज बिंदु हैं। अभी हमने सफलतापूर्वक हमारा जो आदित्य यहाँ से भेजा है सूर्य सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए, तो ये अपनी तरह का एक अलग ही मिशन है। इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत अच्छा कर रहा है। तो इन्होंने ये L1 यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसे ही जो एक बहुत बड़ा अपना जेम्स वेब करके टेलीस्कोप है वो L2 बिंदु पे है। तो ये लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग ऑब्जर्वेटरी लग रही हैं, अलग अलग देश हैं वहाँ इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करके इन पॉइंट्स पर अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। ये इन पॉइंट के ऑर्बिट में घूमेंगे और यहाँ से बड़ी आसानी से ऑब्जर्वेशन करेंगे। दोस्तों, ये थी न्यूज़। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और वो न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट नई यात्रा पर राहुल गांधी। देखो, थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज़ है, लेकिन क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे मित्रों। तो इस बात को राहुल गांधी ने लगता है काफी सीरियस ले लिया। उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की थी, ऐसी एक कोई ये न्याय यात्रा शुरू की है। उनके हिसाब से बड़ा ये अन्याय हो रहा है भारत में, मोदी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल में। तो इस अन्याय को कम करने के लिए राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। दोस्तों, इसके लिए भी अब बहुत सारे पॉइंट है। अगर इसको
अन्याय के खिलाफ यात्रा कहें, तो मेरे ख्याल से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के सो कॉल्ड चीफ हैं, उनको भी ये यात्रा शुरू करनी चाहिए क्योंकि जब लीडर वो हैं, तो राहुल गांधी ये पूरा ज़िम्मा क्यों ले रहे हैं? उनके साथ अन्याय नहीं है क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ? दोस्तों, अगर ये यात्रा अन्याय के खिलाफ है, तो जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के देवड़ा थे, उन्होंने भी क्या किया है कल ही, जो ये यात्रा शुरू हुई उसी समय उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ के शिवसेना को जॉइन कर लिया है। तो अब देखो किससे क्या अन्याय हो रहा है, बट जो भी हो राहुल गांधी एक अलग तरह की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। कहीं-कहीं इसको अच्छा भी माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जो इस तरह की ये यात्रा की थी, इसका कोई विशेष फ़ायदा उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस ने 3 राज्यों में हार का मुँह देखा है। तो राहुल गांधी की यात्रा के बारे में था, इसको बहुत सारे क्रिटिक्स पूरा मान रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अच्छी पॉलिटिक्स की होती तो ये यात्रा यात्रा है वो अयोध्या से शुरू की जा सकती थी और अयोध्या से शुरू होती, तो इसका जो मोदी फ़ायदा उठाने जा रहे हैं राम मंदिर का, वो पूरा-पूरा वो नहीं उठा पाते। उनके अलावा भी कांग्रेस को भी इसका फ़ायदा हो सकता था। अगली न्यूज़ है 6 साल के बच्चे की श्वास नली में फँसा कंचा। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसको अ, मैं अक्सर पढ़ाता हूँ, इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ। ये टॉपिक आता है अंडर होम एक्सीडेंट। Home is considered to be safest place, but it is not true. क्योंकि घर वो जगह है जिसको सुरक्षित जगह माना जाता है। यहाँ पे लोग रिलक्टेंट होते हैं कि बच्चा घर में ही तो रहे, लेकिन घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसके लिए खतरा हो सकती हैं। जैसे बच्चों को डूबने का खतरा, बाल्टी भरी हुई है तो वहाँ पे वो डूब सकता है। दूसरा उसमें फाल का खतरा हो सकता है, गिर सकता है, बर्न हो सकता है। अब बर्न भी अलग-अलग हैं इसमें, केमिकल बर्न हो सकता है, थर्मल बर्न है, इलेक्ट्रोक्यूशन है। बहुत सारी तरह से घर में बच्चा असुरक्षित होता है। जो इलेक्ट्रिक का प्लग वगैरह हैं, वो बिल्कुल ईज़ी रीच में होते हैं, तो बच्चा उसमें पेंसिल या कोई मेटल का कोई पार्ट या कोई ऐसी चीज़ उसमें इंसर्ट कर देता है, उससे उसको करंट लगने का खतरा होता है। पॉइज़निंग हो जाती है। ये बच्चों को अक्सर हम दवाई ये बोल के पिला देते हैं कि बच्चे को ये शरबत है, ये मीठी दवाई है। बच्चा अगली बार यही गलती करता है कि वहाँ पे डेटॉल है, फ़िनाइल है, इस तरह के जो भी या जो सरफेस को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग एजेंट हैं, उनको ये पी सकता है, ये समझ के कि ये शरबत है क्योंकि उसका भी अट्रैक्टिव कलर होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नॉन एडिबल हैं, उनको बच्चा खा लेगा तो पॉइज़निंग हो सकती है, सफोकेशन होता है। बच्चा खेलते हुए ऐसी जगह में या पॉलीथीन वगैरह लपेट लेता है अपने चारों ओर, स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है, कुछ गले में लपेट दिया, ये रॉक वगैरह हो सकता है किसी चीज़ से, तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है। ऐसा ही कुछ ये बच्चा खा जाता है, तो बहुत बार गले में अटक सकता है। तो इस तरह का ये केस है ये जो कंचे खा गया बच्चा। तो इस केस कंचे क्या होते हैं, ये ग्लास के ऐसे तरह से खेलने की एक चीज़ है बिल्कुल गोलाकार, उसको बच्चे अक्सर पसंद करते हैं उसके कलर की वज़ह से, उसकी ट्रांसपेरेंट नेचर की वज़ह से। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि उनको एज अप्रोप्रिएट खिलौने दें। ये कंचे हैं वो खिलौना है बट बड़े बच्चों का है। हमको यहाँ पर सेंसिटिव होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए कि बच्चे की उम्र क्या है। बच्चे की उम्र अगर 1 साल से छोटी है उसको हम अच्छा खिलौना ला के दे देंगे जैसे रिमोट वाली कोई गाड़ी या कार, तो या फिर ऐसा कोई खिलौना जिसके पार्ट्स हैं वो डिटैचेबल हैं। तो डिटैचेबल पार्ट्स भी उसके लिए समस्या हो सकती है, जैसे कंचा अंदर उतर गया ऐसे, कोई ऐसी गाड़ी जहाँ से उसका कलर निकल रहा है या उसका व्हील वगैरह निकल रहा है, कोई पार्ट उसका अलग हो रहा है, तो वो मुँह में डालेगा बच्चा क्योंकि हर चीज़ को वो मुँह से एक्सप्लोर करना चाहता है। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो उसकी सेगमेंट फ्राइड के अनुसार ओरल स्टेज में होता है। सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है उसके अनुसार ओरल स्टेज में होता है, तो 1 साल तक का बच्चा। तो उस समय में वो क्या करता है कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए अपने मुँह का उपयोग करता है, उसका प्लेज़र सेंटर माउथ होता है। तो ये अलग-अलग उसकी रिफ्लेक्सेस हैं, अलग उसकी नेचर होता है, इस वज़ह से ऐसा करता है। यहाँ पे ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की होनी चाहिए कि उसके आस-पास कैसी चीज़ें हों। ये बात दोसा की है, इस खबर को इस बच्चे से संबंधित खबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव यहाँ न्यूज़ वाला भी लिख रहा है कि नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ये खबर जो आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा और बच्चों के साथ में हो। इस खबर को इस इंक्लूज़न का सीधा-सा मतलब यही है कि ऐसी खबर डिस्कशन करने से क्या होगा कि ऐसी घटना फिर किसी और के साथ नहीं हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन।